नमस्कार, नमस्कार और आपको सुबह की शुभकामनाएं। आप जानते हैं, ऑन पैसिव और ऐश के खिलाफ एसईसी का मामला एक सिविल केस है। एसईसी द्वारा लाए गए सिविल केस से सीधे जेल नहीं हो सकती। एसईसी सिविल कार्रवाई करता है जिसमें जुर्माना, अवैध लाभ वापसी और निषेधाज्ञा शामिल हो सकती हैं। यदि एसईसी को आपराधिक गतिविधि के सबूत मिलते हैं तो वह मामला न्याय विभाग को भेज सकता है। लेकिन अभी ऑन पैसिव का मामला एसईसी के साथ एक सिविल केस है। मैंने यह सब इसलिए कहा क्योंकि एक हिंदी वीडियो बाहर है। यह एक तथाकथित गर्वित ऑन पैसिव संस्थापक द्वारा अनाम पोस्ट किया गया है। चैनल में एक थंबनेल है जो शब्द और चित्र में दिखाता है श्री मुफारी को जेल में, और वह तस्वीर एक स्पष्ट झूठ है। तो इसकी तलाश में मत जाइए। हाँ, वीडियो में कुछ सच है कि ऐश जेल में नहीं है। कहा गया है कि उनके वकील उन्हें सार्वजनिक दृष्टि से दूर रहने को कह रहे हैं क्योंकि वे बोलकर एसईसी से और उलझ जाते हैं। यह एसईसी उसकी प्रक्रियाओं और ऑन पैसिव के बारे में भी बात करता है। वीडियो ऐश या ऑन पैसिव के पक्ष में नहीं है। वीडियो का कवर निश्चित रूप से व्यूज पाने के लिए क्लिकबेट है। मेरी राय में एक गर्वित संस्थापक ऑन पैसिव से जुड़े काम के लिए ऐसी लापरवाह मार्केटिंग कभी नहीं करेगा। तो यह रहा। आशा है आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। सबसे पहले मैं हमारे निष्क्रिय लॉन्च की कठिनाइयों और निराशाओं को स्वीकार करना चाहता हूं। जब हमारे सपने बाधाओं से टकराते हैं तो निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी चुनौतियों में ही हम अपनी सच्ची शक्ति और लचीलापन खोजते हैं, जैसा हमने अक्सर चर्चा की है। आज मैं यहां अतीत पर चिंतन करने और भविष्य को आशा से देखने का प्रयास करूंगा, जहां हम पुनर्निर्माण, नवाचार और साथ मिलकर विकास कर सकते हैं। ऐश ने हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना दी जहां एआई सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि मानवता का उत्थान है। इसका मूल दर्शन था दिल से एआई, जो है उन्नत तकनीक और समाज के उत्थान के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का मिश्रण। हमने जिन नवीन उत्पादों के बारे में बात की वे थे ओ कनेक्ट, जो सहज संचार के लिए था, और ओ ट्रैकर, जो बुद्धिमान ट्रैकिंग के लिए मेरा पसंदीदा था। ये सब, चाहे आप किसी भी पहलू को देखें, एक जुड़ी हुई और कुशल दुनिया बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। हालांकि हमारे लॉन्च प्रयास योजना के अनुसार नहीं चले, लेकिन हमारी दृष्टि और संभावनाएं अभी भी बरकरार हैं, है ना? हमने जो सीखा है उसमें अभी भी बहुत मूल्य है। क्या आप सहमत नहीं हैं? ऑन पैसिव ने जो हासिल करना चाहा था और अब भी चाहता है, वो है समावेशिता, स्वचालन और निरंतर नवाचार पर ध्यान देना। ये वो शब्द और वाक्यांश हैं जिनका ऐश ने हमेशा इस्तेमाल किया है ना? इसी दिशा में हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता होगा। हमारी असफलताएं हमें और मजबूत बना सकती हैं। इसके साथ साथ हम ऑन पैसिव की प्रतीक्षा करते हुए अपने अनुभवों से सीखकर नए अवसरों की ओर बढ़ सकते हैं। अब हम सब आर्थिक अनिश्चितताओं से वाकिफ हैं और हमने देखा है यार कुछ चुनौतियां जिन्होंने हमारे मौजूदा परिदृश्य को आकार दिया है ना? वैश्विक महामारी से लेकर बदलते भू राजनीतिक माहौल, सभी डिजिटल नवाचार, खासकर पिछले कुछ सालों में यह एक उथल पुथल भरी यात्रा रही है और मुझे लगता है कि यह जल्द ही शांत नहीं होने वाला। पिछले 4 महीनों से मैं कह रहा हूं कि हमें नए साल में कुछ रोमांचक चीजों की उम्मीद करनी चाहिए, जिसमें ऑन पैसिव भी शामिल है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि इतिहास बताता है कि अक्सर मुश्किल वक्त के बाद ही विकास होता है ना? और मुझे पता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बेहद लचीली है। हम पहले से ही इस सुधार के संकेत देख रहे हैं। मतलब हमें उन तकनीकी प्रगतियों से आगे देखने की जरूरत नहीं है जिनके बारे में हम सब बात कर रहे हैं और देख रहे हैं, खासकर एआई और ऑटोमेशन में, क्योंकि ये हैं प्राथमिक क्षेत्र जो दक्षता बढ़ा रहे और नए अवसर खोल रहे हैं। इसी संदर्भ में
उभरते बाजार फल फूल रहे हैं, वे नई गतिशील गतिविधियां ला रहे हैं, वे विविधता ला रहे हैं, इसे वैश्विक आर्थिक मंच पर एकीकृत कर रहे हैं, मेरे और ऑन पैसिव के लिए भी, क्योंकि सभी श्रोता, मैं निश्चित रूप से, और ऑन पैसिव का मूल दर्शन भी यह कहता है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जो मानवता और ग्रह के लिए अच्छा हो। मेरे लिए 5 प्रमुख क्षेत्र जो सबसे अधिक प्रभावित होंगे और ग्रह व मानवता के लिए भी अच्छे हैं, वे हैं हरित तकनीक, स्वास्थ्य सेवा, चक्रीय आर्थिक समाधान जैसे रिसाइकलिंग आदि, शैक्षिक परिवर्तन, और निसंदेह मेरा प्रमुख क्षेत्र है चेतना और कल्याण तकनीकें। हाँ, मतलब ये सब आप जानते हैं वास्तव में महत्वपूर्ण है ना? क्षमा कीजिए। चलिए आखिरी बिंदु पर एक पल के लिए बात करते हैं। मानव चेतना का विकास, है ना? यह पूरी भलाई और चेतना की बात। सभ्यता की शुरुआत से लेकर अब तक डिजिटल युग में हमारी सहानुभूति, नवाचार और जुड़ाव की क्षमता लगातार बढ़ी है। हमने इन तीनों चीजों के बारे में गैर निष्क्रिय में बात की है। पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। फिर से माफ कीजिए, गैर निष्क्रिय का विचार अपने दर्शन में इन सबको बढ़ावा देता है। मैं कह रहा हूं कि दुनिया सालों से इसी दिशा में जा रही है, सही है ना? लेकिन एआई और तकनीक का मिलन भविष्य के विकास के लिए बहुत आशाजनक है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां तकनीक हमारी मदद करे और सहानुभूति से सब कुछ बेहतर बनाए। एआई ऐसा कर सकता है, यह अंतर को कम कर सकता है, यह वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दे सकता है, यह बड़े पैमाने पर दयालु और जुड़े हुए समाज को बढ़ावा दे सकता है। तो मैं हर किसी को अपनी आशा बनाए रखने और सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, है ना? हम सब जानते हैं कि हर बाधा विकास का अवसर होती है। हमने इस बारे में बात की है और पिछले कुछ सालों में हमने लचीलेपन, नवाचार और सहानुभूति का महत्व सीखा है। इसका मतलब है कि हम सभी के पास आगे बढ़ने की क्षमता है, चाहे जो भी रास्ता चुने, है ना? शायद एफडीआर ने कहा था, कल की उपलब्धि की सीमा आज के हमारे संदेह हैं। तो आइए अपने संदेहों और निराशाओं पर काबू रखने की कोशिश करें, ठीक है? इन्हें नियंत्रण में रखने के लिए। और फिर आइए एक दूसरे को ऊपर उठाने पर ध्यान दें, क्योंकि हम एक वादों से भरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे हम कोई भी रास्ता चुने। तो मुझे माफ कीजिए, यही मेरा आज का मुख्य संदेश है। लेकिन जानते हैं, भले ही हम पिछली चुनौतियों और भविष्य की आशाओं की बात करें, मुझे लगता है यह अभी भी अच्छा है। आइए वापस जाकर उस व्यक्तिगत नुकसान को स्वीकारें जो असफल लॉन्च ने हम सभी पर, विशेषकर हमारे ऑन पैसिव सीईओ श्री बुफारा और उनके परिवार पर डाला है ना? मतलब ऐश के परिवार को न सिर्फ पेशेवर निराशा बल्कि व्यक्तिगत हमलों और विश्वासघात का भी सामना करना पड़ा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। मेरा मानना है कि यह याद रखना जरूरी है कि हर कंपनी के पीछे परिवार और भावनाओं वाले व्यक्ति होते हैं, है ना? हमारे जैसे और जीवन जो गहराई से प्रभावित होते हैं, जैसे हम किसी कंपनी के आसपास या उसके भीतर होने वाली घटनाओं से प्रभावित होते हैं। अब ऐश और उसका परिवार भी इससे अछूते नहीं हैं। वे कुछ बेहद कठिन समय से गुजर रहे हैं। मौखिक हमले, दुर्व्यवहार, निराधार अफवाहों और भारी व्यक्तिगत तनाव का सामना करना पड़ रहा है। पेशेवर नुकसान, कठिनाइयों और आर्थिक समस्याओं का तो जिक्र ही क्या करें। यार, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, इसलिए हमें यहाँ कुछ दया दिखाने की जरूरत है। हाँ, हम में से कई लोगों को निराशा और हताशा महसूस हो रही है, मुझे भी, लेकिन हार न माने, बल्कि इससे ऊपर उठने का फैसला करें। गुस्से में आकर तीखी प्रतिक्रिया देना आसान है, यह बहुत कठिन है, लेकिन ज्यादा फायदेमंद भी है कि हम कुछ दया दिखाना या समझ बढ़ाना, करुणा का विस्तार करना और जानना कि आप जानते हैं, भगवान की कृपा से वे जाते हैं, मैं एक तरह से, और मुझे लगता है कि हर समय ऐसा रहना मेरे लिए वाकई मुश्किल है, पर मैं कोशिश करता हूँ और मैं आप सभी श्रोताओं को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। दरअसल बात यह है कि हम सब एक ही लक्ष्य साझा कर रहे हैं,
मतलब हम सब जीतने के लिए इसमें हैं, यानी हम सफल होना चाहते हैं, हम एक दूसरे का उत्थान करना चाहते हैं। माफ कीजिए, मुझे लगता है कि अपनी भावनाओं को रचनात्मक यानी दयालु कार्यों में बदलना अच्छा होगा, है ना? बुरा बोलने या नकारात्मकता फैलाने के बजाय आइए एक दूसरे का समर्थन करें और उन लोगों का समर्थन करें जो हमारे आसपास लगातार मेहनत करते रहे, तब भी जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई, है ना? आप में से कुछ जो इसे सुन रहे हैं, आप उसी श्रेणी में आते हैं। आप सालों से वफादारी से काम कर रहे हैं, पर लगता है सब बेकार हो गया, लेकिन हार मत मानो, उसे जाने मत दो, ठीक है? याद रखें, हमारे शब्द और कार्य चोट भी दे सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। वे बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं, है ना? तो आइए बनाएं, ठीक करें और याद रखें कि करुणा से एक मजबूत समुदाय बन सकता है। हम ऐसे ही हैं, है ना? मतलब आखिरकार हम यही हैं। चाहे हमारा पादरी हो या ना हो, हम एक समुदाय हैं और मिलकर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हम इससे और मजबूत होकर निकल सकते हैं। मैंने 2025 की पहली तिमाही के दूसरे हिस्से की ओर इशारा किया, बस ये कहते हुए कि हमारे पादरियों को ठीक होने का समय दें। अगर ऐसा होता है तो अच्छा है, लेकिन सकारात्मक रहें, दीर्घकालिक सोच रखें, परिवार पर ध्यान दें, छुट्टियों और नए साल का आनंद लें और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपका ऑन पैसिव दिवस बहुत शानदार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैं डिबैंकिंग नामक एक घटनाक्रम पर नजर रख रहा था। यह स्टार्टअप, टेक कंपनियों और क्रिप्टो जैसे क्षेत्रों में हो रहा था और अचानक डॉ विलियम्स ने मुझे इस पर एक पॉडकास्ट लिंक भेजा। मुझे वह बहुत पसंद आया और मैं उनका आभारी हूं। मैंने उनके इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट का लिंक नीचे विवरण बॉक्स में रखा है। अगर कोई जानना चाहता है कि ऑन पैसिव कैसे शुरू हुआ, इसका दर्शन क्या है, या आपको याद दिलाने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, मैंने डॉम बिल के साथ मेरे इंटरव्यू का लिंक भी नीचे दिया है। मुझे लगता है आपको यह दिलचस्प लगेगा। मैं एक लाइव करूंगा जिसमें कुछ बातें अजीब लग सकती हैं, पर वो सच हैं। जब ऐसी खबरें आती हैं, खासकर बड़े लोगों से पुष्टि होने पर, तो इसमें कुछ हो सकता है। इस मामले में ये ऑन पैसिव के साथ हमारे अनुभव को समझा सकता है। मैं अगले कुछ दिनों में एक लाइव करूंगा। आप मेरे YouTube पर नोटिस देखेंगे। उम्मीद है आप इसे देखेंगे। ये पूरी व्याख्या नहीं होगी, ऐसा मत सोचिएगा। ये सिर्फ एक संभावित स्पष्टीकरण है ऑन पैसिव को हुए नुकसान का। कुछ और लोग भी हमारी जैसी स्थिति से गुजरे हैं। यह हमें धैर्य से आगे बढ़ने का कारण देता है जब तक हम सब समझ न लें। हम नए प्रशासन और ऑन पैसिव की अच्छी खबरों का इंतजार करेंगे। कृपया इसकी तलाश में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।